સ્વાગત છે મિત્રો મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આપણે ટાટ મેથ્સની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ અને ટાટ મેથ્સ માટે આપણે હિન્દી વિષય જે છે એમાં અલગ અલગ શિક્ષણ પદ્ધતિઓ વિશે આપણે શીખી રહ્યા હતા અને આજે આપણે શિક્ષણ પદ્ધતિ નથી શીખવાની, પરંતુ વ્યાકરણને લગતો એક ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો એવો શીખવા જઈ રહ્યા છે અને એ છે હિન્દી વર્ણ વ્યવસ્થા। એટલે કે વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે શું કે આપણે જે હિન્દી બોલીએ છીએ, લખીએ છીએ, તો એમાં જે વર્ણો હોય છે જેમ કે સ્વર, વ્યંજન, તો એના વિશે આપણે થોડો અભ્યાસ કરવાના છે। તો સ્વર કોને કહેવામાં આવે, વ્યંજન કોને કહેવામાં આવે, સ્વરની સંખ્યા કેટલી છે, વ્યંજનની સંખ્યા કેટલી છે અને કયા કયા વ્યંજનો છે। ત્યારબાદ સંયુક્ત સ્વર કેટલા, આપણે વ્યંજનો કેટલા છે એ વિશે આપણે આજે આ વિડીયોમાં શીખવાના છે। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। तो સૌથી પહેલા આપણે वर्णमाला विषय જોઈએ तो हिंदी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो हिंदी में जितने भी वर्ण है उसके समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। बाद में हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी के जो भी वर्ण है, यानी कि हम जो भी हिंदी भाषा लिखते हैं उस लिपि को हम क्या कहेंगे, तो देवनागरी लिपि कहेंगे। हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, उसकी लिपि क्या है, तो उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। उसका मानकीकरण हुआ है। तो भारतीय संघ तथा कुछ राज्यों की राजभाषा घोषित हो जाने के फलस्वरूप हिंदी वर्णों का मानकीकरण बहुत जरूरी हो गया था। क्यों मानकीकरण क्यों हुआ और इसकी देवनागरी लिपि कैसे हुई, तो भारत की जो अलग अलग राज्यों की राजभाषा घोषित हुई थी उसके बाद उसका मानकीकरण खूब जरूरी हो गया था। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के शीर्षस्थ विद्वानों के साथ विचार विमर्श के पश्चात जो मानक हिंदी वर्णमाला निर्धारित की गई है, यानी कि जो आज हम जो हिंदी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या किसी को अन्य को सिखाते हैं, वो क्या है, निर्धारित की गई है, मानक की गई हुई हिंदी है। यानी कि हम जो भी कुछ बोलते हैं तो सामने वाला उसी अर्थ में, उसी फलस्वरूप उसे समझता है। हिंदी में जैसा लिखा जाता है ऐसा ही बोला जाता है, जैसा बोला जाता है उसी प्रकार लिखा भी जाता है। तो हिंदी के बारे में आज सीखने वाले हैं, तो स्वर के बारे में सीखेंगे, बाद में व्यंजन के बारे में सीखेंगे। तो स्वर है, तो स्वर में भी दो प्रकार है, एक है ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। कौन कौन से है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर की भाषा ये है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो स्वर में क्या होता है कि उच्चारण के समय हवा जो है नाक या मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो पहले ह्रस्व स्वर के बारे में देखते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, स्वरों में क्या, ह्रस्व स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से ह्रस्व स्वर है, तो अ है, ई है, ऊ है और रू है। वो कौन से स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ये रू जो है वो हिंदी में ज्यादातर अब शायद ही प्रयोग होता है। ये कहाँ से आया है, तो ये संस्कृत भाषा से आया है। कहाँ से आया है, संस्कृत भाषा से। क्यों, क्योंकि संस्कृत में ऋषि ऐसा शब्द है, इसलिए वो वहां से लिया गया है। हमारे हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे व्यंजन है, स्वर है, शब्द है, वो कहाँ से आए हैं, अलग अलग भाषा से। कभी अरबी फारसी से आए हैं, अंग्रेजी से आए हैं। तो इस प्रकार रू जो है वो कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है। ये भी स्वर की गिनती में आता है। इसके बारे में भी आज आगे हम चर्चा करेंगे। बाद में है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं,
तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में लगभग दुगना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर जो उच्चारण करते हैं उससे ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से है? तो आ है, ई है, ऊ है, बड़ा ऊ, हाँ, ए, ओ, औ तथा ओ। ये भी ओ जो है वो भी कहाँ से आया है? अंग्रेजी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आगे देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं उसकी व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रुककर बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलती है? हवा जो है मुंह से रुककर बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है, 11 मानी गई है। बाद में व्यंजनों की जो संख्या है उसे लगभग 33 मानी जाती है, लेकिन बाद में जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर को मिलाकर कितने संयुक्त स्वर और अलग अलग जो व्यंजनों की संख्या है बाद में उसे कितनी मानी गई है? 39 मानी जाती है। कौन कौन से संयुक्त स्वर है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं उसके बारे में कि क्या है, कौन कौन से व्यंजन है, कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से संयुक्त स्वर है, कौन कौन से अनुनासिक वर्ण है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये जो यहाँ एक चित्र दिया गया है, तो स्वर है कौन सा? पहले जो स्वर है, तो कौन कौन से स्वर है? अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ। ठीक है। तो अ की जो है, अ की यहाँ कोई मात्रा नहीं, यहाँ मात्रा ये दी गई है। क्या दी गया है? मात्रा ये दी गई है। अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ की है। आ की एक खड़ी पाई है। क्या है? आ की खड़ी पाई। ई है, ई जो छोटी वाली ई है, सभी लोग इसे छोटी वाली ई कहते हैं। तो ई है इस प्रकार की, और ये बड़ी वाली ई है, तो इसमें भी इस प्रकार उसकी मात्रा ये दी गई है। किस प्रकार दी गई है? इस प्रकार दी गई। ऊ है छोटे वाला ऊ, सब लोग उसे छोटे वाला ही कहते हैं। तो उसमें किस प्रकार दिया गया है मात्रा? तो ये इस प्रकार दिया गया है। बाद में ओ है, उसे इस प्रकार दिया गया है। रू जो है, रू के लिए क्या लिखा जाता है? इस प्रकार रू लिखा जाता है। ए के लिए एक मात्रा है, ए के लिए दो मात्राएं है, और ओ के लिए एक खड़ी पाई और एक मात्रा है। बाद में औ के लिए क्या है? एक खड़ी पाई और दो मात्राएं है। इस प्रकार स्वर की मात्राएं यहाँ दी गई है। क्या दिया गया है? स्वर की मात्राएं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अ की कोई मात्रा नहीं है, और जब हम लिखते हैं तो उसकी कोई मात्रा नहीं, यह इस प्रकार ही लिखा जाता है। लेकिन आ, अगर हम आ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे, तो उसके लिए एक मात्रा आएगी। ये क्या है? तो ये क्या है? ये मात्रा है। क्या है? ये जो है ये मात्रा है। इसी प्रकार ई है, तो ई लिए इस ई किया जाएगा। ए है तो ए के लिए एक मात्रा होगी। ओ के लिए एक खड़ी पाई और एक मात्रा होगी। ये मात्राएं है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर हम जब हिंदी में लिखते हैं तो ये हमारी जो नोटबुक होती है अलग अलग लाइनों वाले, तो हमें हिंदी में किस प्रकार लिखना है? ये जो पहली वाली ऊपरी जो लाइन है उसे मिलाकर ही हमें कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य लिखना पड़ेगा। इस प्रकार लिखती के ऊपर नहीं, लेकिन जो लाइन है लाइन के नीचे ही लिखना है।
बाद में ये है अनुस्वार। अनुस्वार कौन कौन से है? तो ये बिंदी है, अनुस्वार के लिए बिंदी है। और ये देखो अनुस्वार के लिए इसका यहाँ प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बिंदी का प्रयोग हुआ है। व्यंजन में हम देखेंगे को कौन कौन से शब्द के लिए व्यंजन है। बाद में विसर्ग। विसर्ग के लिए दो बिंदु दिए गए इस प्रकार। क्या दिया गया है? दो बिंदु दिए गए हैं विसर्ग के लिए। जिससे विसर्ग को हम क्या कहते हैं? ह का उच्चारण भी हम कभी कभी करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? विसर्ग के लिए ह का उच्चारण करते हैं। और अनुनासिक चिन्ह, जो देखो अनुनासिक चिन्ह के लिए ये इस प्रकार अनुनासिक चिन्ह करना पड़ता है। आधा चांद करते हैं, बाद में ऊपर क्या करते हैं? एक बिंदी लगाते हैं। इसलिए वो क्या है? अनुनासिक चिन्ह। वो क्या है? अनुनासिक चिन्ह। अब व्यंजन के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, त, थ, द, प, फ, ब ये व्यंजन है। लेकिन उसका भी उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। किस प्रकार? तो ये जो क है, ख है, ग है, घ है, उसे कैसा व्यंजन कहेंगे? तो उसे कौन सा व्यंजन कहेंगे? तो उसे कंठ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? कंठ्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? कंठ्य व्यंजन है। किस प्रकार? तो इस शब्द का, इस ध्वनि का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये क, ख, ग वो कहाँ से बाहर निकलता है? तो हमारे कंठ से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है? कंठ से बाहर निकलता है। बाद में ये च है, छ, ज, झ ये जो व्यंजन है उसे कौन से व्यंजन कहेंगे? तो उसे तालव्य व्यंजन कहेंगे। कौन से व्यंजन कहेंगे? तालव्य व्यंजन। कौन से व्यंजन? तालव्य। किस प्रकार? क्योंकि ये जो च, छ है वो हमारी जो जीभ है वो कहाँ टकराती है? तो वो हमारे तालव्य के पास टकराती है। बाद में ट, ठ, ड, ढ, अण ये कौन से व्यंजन है? तो ये जो व्यंजन है उसे मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। कौन से व्यंजन कहेंगे? मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे। यानी तालव्य और दांत के पास की जो जगह है वहां हमारी जीभ टकराती है। बाद में त, थ, द, ध, न वो कौन से व्यंजन है? वो दंत्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? दंत्य व्यंजन है। इन शब्दों का, इन वर्णों का उच्चारण करते समय जैसे त तो हमारी जीभ दांत से टकराती है। थ तो हमारी जीभ भी द से दांत से टकराती है। तो इसलिए उसे कौन से व्यंजन कहेंगे? दंत्य व्यंजन कहेंगे। कौन से व्यंजन कहेंगे? दंत्य व्यंजन कहेंगे। बाद में ये प, फ, ब, भ इनका उच्चारण किससे होता है? तो इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ यानी क्या? हमारे होठ। ये प बोलेंगे तो हमारी जो होठ है वो आपस में टकराएगी या आपस में मिल जाएगी। फ, ब, भ, म इनका उच्चारण करते समय भी हमारी जो जीभ है, सॉरी जो हमारे जो होठ है वो आपस में मिल जाएंगे। जैसे हम ऐसा कहते हैं कि चाचा बोलते समय हमारी जीभ जो है, हमारे होठ जो है वो साथ में नहीं रहते, लेकिन पापा बोलते समय हमारे जो होठ है वो क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। चाचा बोलते समय हमारे होठ आपस में मिलते नहीं है, लेकिन पापा बोलते समय हमारे होठ जो है वो आपस में मिलते हैं। बाद में ये य, र, ल, व ये कौन से व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। बाद में ये स, श, श, ह ये जो व्यंजन है, कौन से व्यंजन? ये स, श, श, ह ये कौन से व्यंजन है? तो ये है ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन।
कौन से व्यंजन? ऊष्मा व्यंजन। हम जब अनुस्वार का उच्चारण जब करते हैं, जैसे ये क में, कंठ्य में ए, ये दंत्य में, तालव्य में ए, फिर मूर्धन्य में ये इसका प्रयोग करते हैं, दंत्य में इसका और ओष्ठ में इसका। इसलिए कौन सा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी-कभी ये शब्द, ये जो वर्ण है उसका भी प्रयोग पूरे शब्द में किया जाता है। किसी ही शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? जैसे क्ष है, तो क्ष के लिए क आधा और स, षटकोण का जो स है वो मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? क्ष बनता है। क्षत्रिय का क्ष बनता है। कौन सा शब्द बनता है? क्षत्रिय का क्ष बनता है। ये त्र है। त्र के लिए त आधा और र की जो व्यंजन है उसके मिलाकर त्र बनता है। क्या बनता है? त्र बनता है। जैसे त्रास। ज्ञ है, ये क्या है? ज्ञ है, ज्ञ। तो ज और ज्ञ कौन सा शब्द है? ये तालव्य का ये आखिरी का जो शब्द है, उस वर्ण है, उसको मिलाकर ज्ञ बनता है। ज्ञान, विज्ञान, इस तरह। और स्र, स्र के लिए ये जो शरबत का स है, कौन सा स? शरबत का। ये षटकोण का स है और ये शरबत का स है। तो स आधा और र मिलाकर स्र बनता है। जैसे श्रीखंड, इसमें किसका उच्चारण होता है? स्र का। स का भी उच्चारण होता है और र का भी उच्चारण होता है। इसमें त्र बोलते हैं तो त का भी उच्चारण होता है और र का भी उच्चारण होता है। क्ष बोलते हैं तो क का भी उच्चारण होता है और स का भी उच्चारण होता है। अब हल चिन्ह, हल चिन्ह क्या है? तो ये ड जैसा है, उसमें हलन लगाते हैं, ये हल चिन्ह है। अगर क का उच्चारण करते हैं तो क इस प्रकार, बाद में उसमें अ स्वर मिलकर क्या बनता है? क बनता है। क्या बनता है? क बनता है। और गृहीत स्वर देखो, गृहीत स्वर है कौन सा? ओ। ये कहाँ से आया है? तो अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी भाषा से ओ आया है। जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। क्या लिखेंगे? तो डॉक्टर किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस प्रकार हम डॉक्टर लिखेंगे। बाद में गृहीत व्यंजन, कौन सा व्यंजन? गृहीत व्यंजन। जैसे ख लिखा, ज लिखा, फ लिखा, ख। इसमें देखो नीचे बिंदी की गई है। कहाँ बिंदी की गई है? तो आखिर में नीचे बिंदी की गई है। बाद में जहाँ ज, फ इस प्रकार बिंदी की गई, उसे कौन से व्यंजन कहेंगे? तो उसे गृहीत व्यंजन कहेंगे। ये कहाँ से गृहीत व्यंजन आए हैं? तो अरबी फारसी शब्द भाषा से ये गृहीत व्यंजन आए हैं। कहाँ से आए हैं? अरबी फारसी से। हमारे हिंदी जो भाषा है, हमारी हिंदी के जो शब्द है, हिंदी के जो वर्ण है, हिंदी के जो सारे के सारे शब्द है, वो अलग अलग भाषा से, अलग अलग जगह से गृहीत होकर आए, स्वीकार लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो भाषा है विस्तृत है। वो पहले जिस प्रकार हम प्रयोग करते थे पहले के जमाने में, उसका ही प्रयोग आज भी हम हिंदी में उसी प्रकार करते हैं। गुजराती में भी हम डॉक्टर ही कहते हैं, अंग्रेजी में डॉक्टर कहेंगे, हिंदी में भी डॉक्टर ही कहेंगे। लेकिन हिंदी के लिए, उसके लिए क्या शब्द है? चिकित्सक शब्द है। लेकिन ये डॉक्टर जो शब्द है वो हमारे भाषा में पहले से आ गया है, गृहीत हो गया है, बोलचाल की भाषा में आ गया है। इसलिए हम ज्यादातर डॉक्टर का ही प्रयोग, शब्द का प्रयोग करते। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ત્યાં સુધી આવજો। આવા જ વિડીયો માટે બન્યા રહો મારી ચેનલ સાથે અને
પરીક્ષાની ખૂબ જ એવી તૈયારી કરો જેથી સારામાં સારા માર્ક સાથે તમે પાસ થઈ જાઓ. થેન્ક યુ. આભાર.